आज का हमारा जो टॉपिक है ये है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, इसकी प्रॉपर्टीज और उनका प्रूफ। इक्विपोटेंशियल सरफेस वो सरफेस होती है जिस सरफेस के ऊपर हर जगह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होगा। वो सरफेस जिसके ऊपर हर जगह हर पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, सेम होगा। वैसी सरफेस को हम इक्विपोटेंशियल, इक्वी मींस इक्वल, पोटेंशियल, ठीक, इक्वल पोटेंशियल एवरीवेयर ऑन द सरफेस, वैसी सरफेस को हम इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? पहली प्रॉपर्टीज की जो आती है वो ये है, अगर हमें एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाना है, सपोज यहां पे कोई हम सरफेस बना रहे हैं, ये कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अब चार्ज को मुझे ए से लेके बी तक लेके जाना है। अब इस चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाने में मुझे वर्क डन जो होगा वो क्या होगा, जीरो के बराबर होगा। क्यों? वर्क डन इन ऑर्डर टू ब्रिंग ए पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी और फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। अब ये वर्क डन कब होता था? जब वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस होता था, लेकिन यहां पे पूरी की पूरी सरफेस के ऊपर पोटेंशियल क्या है, सेम है। पोटेंशियल डिफरेंस तो जीरो के बराबर है, तो वर्क डन भी क्या होगा, जीरो। अब इसका प्रूफ क्या है, बीबी माइनस बी ए, पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट ए, यानी पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये किसके बराबर होता है, वर्क डन इन ऑर्डर टू ब्रिंग ए चार्ज फ्रॉम ए टू बी। अब अगर ए और बी ये दो पॉइंट जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर लाई करते हैं, हर एक जगह पोटेंशियल सेम होगा, तो पोटेंशियल एट बी जितना होगा उतना ही पोटेंशियल एट ए होगा, पोटेंशियल एट ए जितना होगा उतना ही पोटेंशियल एट बी होगा। तो यहां पे अगर इस इक्वेशन के अंदर मैं डालता हूं वी बी माइनस वी बी, ये कितना बनेगा, डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट। वीबी में से वीबी दोनों सेम है, तो आंसर क्या आएगा, डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट। अब मुझे बताओ वर्क डन अपॉन चार्ज, वर्क डन इन ऑर्डर टू ब्रिंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, कितना निकल रहा है हमारा, जीरो के बराबर। या अगर मैं इसको इस साइड शिफ्ट करूं तो ये क्या बनेगा, मल्टीपल जीरो मल्टीप्लाइड बाई क्यू नॉट इक्वल्स टू डब्ल्यू ए बी। तो हमारा डब्ल्यू ए बी वर्क डन इन ऑर्डर टू ब्रिंग ए चार्ज फ्रॉम ए टू बी वो कितना निकलता है, जीरो के बराबर निकलता। क्यों निकल रहा है जीरो के बराबर, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, हर एक जगह पोटेंशियल सेम होता है। इसकी जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा राइट एंगल पे होता है। अब क्या है दूसरी प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है इन दोनों का हमेशा आपस में 90 डिग्री का एंगल होता। दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस से क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। अब इसका प्रूफ क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए मुझे बताओ वर्क डन कितना होता है, जीरो होता है। अभी पहले से हमारा निकल गया कि वर्क डन कितना होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर, जीरो, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है। अब मुझे बताइए डी डब्ल्यू किसके बराबर हम लेते हैं, ई डॉट डी एल, क्या यही लेते हैं, है ना। ये भी कितना होगा फिर, डी डब्ल्यू तो इसी के बराबर होता है, तो ये भी किसके बराबर आ रहा है, जीरो के बराबर आ रहा है। अब इनका डॉट प्रोडक्ट ये किसके बराबर बन रहा है हमारा, ई डी एल कॉस ऑफ थीटा, कितना निकल रहा है, जीरो, क्या यही बनेगा, सही है। अब ये कॉस थीटा कितना आ रहा है, कॉस थीटा, अब ये सारा ही जीरो है तो कॉस थीटा भी कितना है, जीरो। तो मुझे बताओ कॉस थीटा जो हमारा जीरो आ रहा है तो थीटा कितना होगा, 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि कॉस 90 ही जीरो के बराबर होता है। अब अगर कॉस 90 हमारा जीरो के बराबर आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये कॉस थीटा एंगल किसके बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस के बीच में, तो ई जो होगा ये परपेंडिकुलर होगा किसके, डी एल के। तो यही हमारी दूसरी प्रॉपर्टी है इक्विपोटेंशियल सरफेस की, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर होता है या राइट एंगल के ऊपर होता है किसके, इक्विपोटेंशियल सरफेस के। ये इसकी दूसरी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी जो इसकी आती है हमारी
वो ये है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड देती है। क्या देती है? इक्विपोटेंशियल सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हमें कौन दे रहा है? इक्विपोटेंशियल सरफेस दे रहा है। अब इसका क्या मतलब, कैसे हमें पता चल रहा है? जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी, क्या होगी? जहां पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी जो है वो क्या है? स्ट्रांग हो रही है। अगर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है तो उस केस में इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होगा ये बहुत ज्यादा नजदीक होगा। क्या होगा? जैसे पीछे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पढ़ा था, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत ज्यादा क्राउडेड होती है। अब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर स्ट्रांग है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस भी, जो ये सरफेस होल सरफेस है, क्या होगा? नजदीक होगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा? क्लोज होगा। ठीक है, नजदीक होगा। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कमजोर है, वीक है, पीछे जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बोला, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है? दूर दूर होती है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के अंदर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस इस केस में क्या होगा? दूर होगा, खुला होगा, यानी बड़ा होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस छोटी होगी, नजदीक होगी। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगी? बहुत ज्यादा दूर होगी। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस इस केस में क्या आएगी? वाइडर। ठीक, अब इसका प्रूफ क्या है? इसका प्रूफ क्या है? या पीछे हमने ये टॉपिक डिस्कस किया कि पीछे हमने पढ़ा रिलेशन, है ना? है ना? पढ़ा हमने। अब मुझे आप यही बताओ, यहां से ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली डिपेंड किसके ऊपर कर रही है? आर के ऊपर, है ना? इनवर्सली। तो ई जो है ये इनवर्सली डिपेंड कर रहा है डी आर के ऊपर। दैट मीन्स अगर आर बढ़ गया, क्या बढ़ा? अगर ये आर बढ़ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये बढ़ा तो ये घटेगा, ये घटा तो ये बढ़ेगा। अगर ई बढ़ा तो डी आर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और ई घटा तो डी आर क्या है? ये बढ़ जाएगा, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये हमारी होगी इसकी तीन प्रॉपर्टीज। अगली चौथी प्रॉपर्टी लिखो। इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताती है। क्या बताती है? इक्विपोटेंशियल सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमें कौन यहां पे बता रहा है? इक्विपोटेंशियल सरफेस हमें जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताता। थ्योरेटिक पॉइंट है, किस तरीके से हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताता है। अब इसकी डायरेक्शन कहां से कहां की तरफ होती है? थ्योरेटिक पॉइंट एक है, इसको लिखते हैं। डायरेक्शन ऑफ, लिख देना, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम इक्विपोटेंशियल सरफेस, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम इक्विपोटेंशियल सरफेस विच आर क्लोजर, विच आर to that, which are closer to those and at which are wider. Direction of electric field from equipotential surface which are closer to those which are wider. ठीक है? ठीक है, क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, इक्विपोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरीके से हमें बताती है।
होता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है ये इक्विपोटेंशियल सरफेस में किस साइड से होती है, जहां पे एक बंद होगा, नजदीक होगा, कहां की तरफ, जहां पे ये दूर होगा। दैट मींस अभी पीछे हमने पढ़ा ये क्लोजर कहां पे होता है, जहां पे स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड से डायरेक्शन स्टार्ट होती है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से होती है, स्ट्रॉन्ग से टुवर्ड्स वीक। क्या यही हमने पढ़ा कि क्लोजर पोटेंशियल जो होता है, पोटेंशियल सरफेस, ये कहां पे होती है, जहां पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और वाइडर कहां पे होती है, जहां पे वीक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड से वीक इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ इसकी मूवमेंट होती है, और ये हमें कौन बताता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। बट इसमें क्या है, अगर सोर्स चार्ज हमारा पॉजिटिव होगा, क्या होगा उस केस में ऐसा होगा, और अगर नेगेटिव होगा, नेगेटिव के केस में क्या होता है, वीक टू स्ट्रॉन्ग, यानी वाइडर टू क्लोजर, इसलिए मैंने इसमें साथ में वाइस वर्सा लिख दिया। पांचवा, सेम वही प्रॉपर्टी है जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की होती है कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। नो टू equipotential surfaces can intersect each other, यानी ये इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है ये आपस में एक दूसरे को काटती नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगर हमें अब ये इक्विपोटेंशियल सरफेस को ड्रॉ करना है, बनाना है, तो हम किस तरीके से इक्विपोटेंशियल सरफेस को बनाएंगे। अब दो केसेस इसमें हमारे आते हैं, एक है यूनिफॉर्म और एक है नॉन यूनिफॉर्म चार्ज का। टू ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस, अब अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस को हम लोगों ने बनाना है तो किस तरीके से हम इक्विपोटेंशियल सरफेस को बना सकते हैं। पहला केस इसमें आता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का, दूसरा आता है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का। पहला यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक, अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में ये कैसा होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। ठीक है, सपोज ये कैसे बनेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, अब ये जो है ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में ये दोनों आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। अगर पैरेलल लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है तो पैरेलल प्लेन जो है ये इक्विपोटेंशियल सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है इक्विपोटेंशियल सरफेस में, इसको यहां पे लाइंस रिप्रेजेंट कर रही है और उसको पैरेलल प्लेन्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दूसरा आता है नॉन यूनिफॉर्म या आइसोलेटेड चार्ज का केस। सेकंड बी पार्ट इसमें क्या आता है हमारा, आइसोलेटेड या तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का केस। अब अगर हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म या आइसोलेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस केस में इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है वो सर्कल्स या स्फीयर्स की शक्ल में बनता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस इस केस में कैसा बनेगा, कंसंट्रिक स्फीयर्स की शक्ल में बनता है। अगर नॉन यूनिफॉर्म या आइसोलेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस इस केस में कंसंट्रिक स्फीयर्स की शक्ल में बनता है, और कंसंट्रिक स्फीयर्स की शक्ल में जब बना तो चार्ज जो होगा वो कहां पे होता है, सेंटर के अंदर होता है। अब अगर इसको हमने रिप्रेजेंट करना है, किस तरीके से हम इसको बनाएंगे, इधर इसको बना लेते हैं।
तो नॉन यूनिफॉर्म या आइसोलेटेड सिस्टम के केस में इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है कंसंट्रिक स्फीयर्स की शक्ल में होता है, जिसमें चार्ज का होगा सेंटर पे। ये हमने यहाँ पे चार्ज लिया सेंटर के ऊपर, और एक कंसंट्रिक सर्कल्स की शक्ल में जो ये इसके इर्द गिर्द है, ये क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। किस केस में, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। नेक्स्ट टॉपिक में हमारे इसमें डाइलेक्ट्रिक्स, टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स, ठीक है, और कैपेसिटर्स वगैरह रहते हैं, तो 2-3 लेक्चर्स में ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। थैंक यू।